जय हिंद। मैं आशीष शर्मा सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर से। पिछली काफ़ी आपने वीडियोस देखी होंगी जो हमने आपके साथ शेयर की थी, तो काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस आया, आपकी तरफ से मेल्स भी आई कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आप वीडियो शेयर करें, वीडियो बनाएं। तो बीच में काफ़ी चीज़ें हम भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गए थे दूसरी चीज़ों में, तो अब थोड़ा टाइम सा लगा है। तो आज हम एक बार आप डिस्कस करने वाले हैं HR से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं। NABH जो कहता है कि ये बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, लॉ क्या कहता है HR से रिलेटेड, हमारे जितना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है किस तरीके से मैनेज करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको आज हमने डिस्कस करना है। कोशिश यही रखेंगे हम कि छोटी से छोटी वीडियो रखें और इसको भी हम पार्ट्स के अंदर लेके आएंगे, जैसे पुराने भी हमारे कुछ पार्ट्स हैं उसको भी हमने लेके आना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो सिर्फ अभी जो चैप्टर 9 जो है हमारा NABH का, जो HR से रिलेटेड डील करता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहने में ऐसा लगता है कि कोई नीचे एक डिपार्टमेंट है वो मैनेज कर रहा है, बस बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करें, उन्होंने सिर्फ एक फाइल बनानी है। ये एक बहुत बड़ी एक हमारे तरफ से एक मतलब हम गलत सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप इसको तोड़ के भी देखेंगे ना, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होता है एक ह्यूमन को मैनेज करना, है ना। एक जो हमारा ये रिसोर्स है, क्योंकि हमारे पास इस हॉस्पिटल में एक छोटे से छोटे आदमी से लेकर एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर तक काम करता है। तो हर एक आदमी की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है, किसको हमें किस तरीके से मैनेज करना है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसको क्या ट्रेनिंग्स देनी है, कहाँ से उसको अरेंजमेंट होना है, कैसे उनकी सैलरी कैलकुलेट होनी है। ये बहुत सारा जो काम होता है, जो HR से रिलेटेड जितने भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए इन सब चीज़ के अंदर काम होता है। तो सबसे पहले अब आज हम फोकस करेंगे सिर्फ NABH की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। वैसे तो काफ़ी डिटेल के अंदर, हम सिर्फ बेसिक अभी इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे HR से रिलेटेड। सबसे पहले क्या होता है कि NABH भी यही फोकस करता है कि हमें बेस्ट से बेस्ट टैलेंट को अपने पास लेके आना है। जो HR प्लानिंग से रिलेटेड जो बात होती है, अब HR प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपका हॉस्पिटल किस तरीके से है, हमारे पास क्या क्या चीज़ों का स्कोप है, हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स या हमारे पास किस तरीके से हमारे पास पॉपुलेशन होगी, तो उसको देखते हुए हमें अपनी HR की प्लानिंग करनी है। सपोज हमारे पास स्कोप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक या दो ही स्कोप है, तो उस हिसाब से हम अपनी मैन पावर मैनेज करेंगे। अब मैन पावर से रिलेटेड सारी चीज़ें हो सकती हैं, डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सेज भी होंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे, एडमिन स्टाफ भी होगा, हमारे हाउस कीपिंग वाले भी होंगे, बहुत सारे XYZ स्टाफ होते हैं। तो उन सब चीज़ को देख के कौन से डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर्स, कुछ जगह तो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि एटलीस्ट हमारे पास ये रेशियो होना चाहिए, कुछ चीज़ों में नहीं है। अगेन वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें देखना है कि अब उनके शिफ्ट अरेंजमेंट कैसे है। अगर कोई शिफ्ट होती है तो उस हिसाब से हमारे किस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी, कोई स्टाफ छुट्टी भी लेगा, कोई जाएगा भी, कोई लीव पे भी होगा, है ना, कोई छोड़ के भी जा सकता है। तो हमें वो सारी की सारी चीज़ें को कंसिडर करना होता है कि हमारी हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जो सफ़र ना हो। तो उन सब चीज़ को देखते हुए हमें ये प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी होती है। आप देख रहे होंगे कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग कहते हैं जी HR में कुछ भी नहीं है। तो ये मैं उन HR वालों के लिए कहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस चीज़ में लगे रहें। एक HR एक बहुत बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इसके अंदर देखना है। उसके बाद हमें प्लानिंग एक NABH भी, जब भी आपने देखा होगा जब असेसमेंट्स होती हैं, चाहे प्री असेसमेंट हो, फाइनल असेसमेंट हो, सबसे पहले जो आपके असेसर आते हैं HR के अंदर, सबसे पहले कहते हैं जी अपनी मैन पावर प्लानिंग दिखाओ, किस तरीके से आपने की हुई है मैन पावर प्लानिंग। अगर आपने शीट्स हैं, जिस भी तरीके से आपने डॉक्टर्स की, नर्सेज की, दूसरे स्टाफ की प्लानिंग किस तरीके से की हुई है वो दिखाइए आप। फिर आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप इनको पूरा कर रहे हैं, जो भी अगर इनकेस आपकी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। और एक और चीज़ ये हमने पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया था, आप भी बता रहे हैं, तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमारा मैनुअल होगा, एक HR का मैनुअल होगा, उसके अंदर ये डिफरेंट SOPs पॉलिसीज आपको उसके अंदर ऐड ऑन करनी है। तो रिक्रूटमेंट की भी एक अलग से आपकी पॉलिसी होगी, किस तरीके से आपको अपने हॉस्पिटल की रिक्रूटमेंट करनी है। अगेन डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट के अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं और किस तरीके की रिक्रूटमेंट होनी है, किस तरीके के स्टाफ की रिक्रूटमेंट होनी है, ये आपको उसमें चीज़ में कंसिडर करना है। उसके बाद सोशलाइजेशन एम्प्लॉयज़ का दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक ये सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेनिंग्स की, और कुछ हमारी एक चीज़ होती है हॉस्पिटल और सेफ्टी कल्चर। इन सब चीज़ों पर हमें मोटा मोटा सा ध्यान देना होता है। तो जब भी हम HR प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें वॉल्यूम का, जैसे मैं आपको बता दिया कि वॉल्यूम हमारा और स्कोप, ये दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। इसके बाद हमारी बात आती है JD और जॉब स्पेसिफिकेशन। JD जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए
क्या क्या हमारी स्पेसिफिकेशन होगी। सपोज कि अगर हमें एक फ्रंट ऑफिस के लिए आदमी चाहिए, तो फ्रंट ऑफिस वाले के लिए हमें क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस स्टाफ को हम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस रख सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी के लिए डॉक्टर चाहिए तो हमें उसके हिसाब से कितना उनको एक्सपीरियंस होगा, एटलीस्ट उन्होंने इमरजेंसी में काम किया है कि नहीं किया है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ हम स्पेसिफिकेशन में देखते हैं। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, उनका रोल, कि वो जब भी आप डिपार्टमेंट में उनको प्लेस करेंगे तो उनको क्या क्या काम करना होगा। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लानिंग करते हुए। और थर्ड है, जब भी अगर आपके पास, जब इसको आप स्टार्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंटीसीडेंट्स उनके चेक करने, उनके सर्टिफिकेट्स, जो हम आगे भी अभी देखेंगे, उसके क्रेडेंशियल्स जब चेक करने होते हैं कि किस किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो आपकी पॉलिसी डिफाइन करेगी कि आप किस तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, किस तरीके से आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, आप जनरल दूसरी जगह पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, जब भी कोई रिक्रूट करके स्टाफ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं, तब उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडक्शन NABH कहता है 15 दिनों के अंदर इंडक्शन हो जानी चाहिए। अब इंडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, वो बेसिक सी मैं 3-4 चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है होने चाहिए। सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन क्या है। आपके पास कोई एम्प्लॉय आ रहा है, चाहे मेरी अपनी कंपनी है, आपकी है, अपना हॉस्पिटल है, तो हम सबसे पहले तो बताएंगे ना जी आप यहाँ पे आ रहे हो, हमारा एम क्या है। अगर आपका एम्प्लॉय आपके एम को अचीव ही नहीं कर पा रहा है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का एम है, तो फिर फायदा नहीं है उसको रखने का, है ना। तो हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, तो आपको बताना है जी हमारा विजन और मिशन को अचीव करने में आपको हेल्प करनी है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम जनरली नहीं बताते हैं। उसके बाद उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग का ये पार्ट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इंडक्शन डिपेंड करता है, आप PPTs के थ्रू दें, आप जनरल ट्रेनिंग्स के थ्रू दें, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, आपके एम्प्लॉय के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जनरली हमें उनको बताना है। पेशेंट के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमें चीज़ का उनको थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे हॉस्पिटल की या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रूल्स क्या क्या हैं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, हमारे डिपार्टमेंटल जो जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होनी है उसके बारे में, ये कुछ 5-7 चीज़ें हैं जो जनरली डिपेंड करता है कि कितने दिन के अंदर आपका इंडक्शन ट्रेनिंग इसको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट हो जाना चाहिए 15 दिन के अंदर, फिर आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग आपकी जनरली डिपार्टमेंट में जाके ही करते हैं कि हाँ वहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद उनके उसके रिकॉर्ड से रिलेटेड अभी हमने एक अलग से चीज़ रखी हुई जो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। जब भी हम कोई ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग में हमें 4 से 5 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो ट्रेनिंग में देते हुए, चाहे वो हमारा नए एम्प्लॉय हो चाहे पुराने एम्प्लॉय हो, सबसे पहले हमें उसमें असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है, किस एम्प्लॉय या किस डिपार्टमेंट को कहाँ किस लेवल तक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद असेसमेंट होने के बाद ही हम प्लान कर सकते हैं कि हाँ जी अब इस डिपार्टमेंट वालों को इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो अब हम वो चीज़ डिफाइन करेंगे। जो मैं असेसमेंट वगैरह बता रहा हूँ सब ऑन पेपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर हमारे पास ऑन पेपर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है तो वो जीरो हो जाता है। NABH असेसर ने ये सारी चीज़ें आपकी देखनी है। नेक्स्ट हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो गई, असेसमेंट हो गई है, आइडेंटिफिकेशन। हमने ट्रेनिंग की सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। फिर हमने एक ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया, कब कब ट्रेनिंग होनी। अब ट्रेनिंग कैलेंडर HR वालों का ये रोल है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो भी HODs होते हैं उनके साथ एक बार बैठ के उनके ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करें। अब एक HR वाला मे भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी नर्सिस को किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है। एक डॉक्टर जो ICU में प्लेस्ड है उसे किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है उसे पता ही नहीं होगा। क्लिनिकल ट्रेनिंग्स, जनरल ट्रेनिंग्स तो जनरली पता ही होता है, बट जो क्लिनिकल ट्रेनिंग्स होती है HODs के साथ बैठ के अपने या फिर जो भी हमारे NS हैं MS हैं उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग कैलेंडर को डिज़ाइन करें। उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उनकी अटेंडेंस वगैरह हो गई, फिर उनके फीडबैक हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर जो लास्ट में हमारी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फीडबैक से पहले, दैट इज़ इवैल्यूएशन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमने ट्रेनिंग का देखा कि हमने जो आइडेंटिफाई करी कि इस स्टाफ को हमें ये चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, या सपोज हमने कोई नया इक्विपमेंट लेके आए हैं, हमें पता होना चाहिए कि स्टाफ को ये चीज़ के बारे में पता हो। या जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कोविड के बारे में अब तो ये एक ऐसी चीज़ आ गई है जो हमें अपने स्टाफ को ट्रेन करना ही करना है, तो है ना, ये सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान देना था। तो इन सब चीज़ों के अंदर किस किस तरीके से हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव रही या नहीं रही, ये हमें इवैल्यूएशन से पता लगेगा। हम क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं
है ना, हम उनसे जनरली वर्बली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिफरेंट इसके अंदर भी काफी सारी मेथोडोलॉजी है जो हम इसको इम्प्लीमेंट करके हम इवेलुएट कर सकते हैं हमारे ट्रेनर को, है ना, हमारे ट्रेनिंग जो भी पूरा मॉड्यूल है किस हमारा वो अच्छा रहा या नहीं रहा, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या उसमें क्या हम एड ऑन मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कुछ और जो बेसिक ट्रेनिंग्स। अब मैंने बताया बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं हॉस्पिटल के अंदर। एक ये ऐसा एक वाइड एरिया है, ये समुंदर है पूरा, इसमें जितनी ट्रेनिंग्स है उतना कम है। आपने सुना होगा जब भी हम भी असेसमेंट पे देखते हैं सबका ये होता है सर नर्सिस को सिखाते हैं भूल जाते हैं, हम उस स्टाफ को आज जाके सिखाते हैं वो भूल जाते हैं, हम क्या करें। तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सिर्फ ट्रेनिंग। कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दें। वो कहते हैं सर नर्सिस को सिखाते हैं छोड़ के चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगी तो ट्रेनिंग दो। इसीलिए तो ट्रेनिंग कैलेंडर आपका काम आता है कि कंटिन्यूसली ट्रेनिंग से ही एक आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कुछ भी किसी को भी काम करना है तो अगर वो कंटिन्यूसली उसमें लगा रहा है तो ही वो काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो एचआर वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है। फायर और नॉन फायर इमरजेंसी से रिलेटेड जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस है, फायर की तो एक ऐसी चीज है जो ड्रिल्स हर एक आदमी को पता होना चाहिए। हमने ऐसा देखा है जी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने थोड़ी ना सिलेंडर चलाना है। अरे आप डॉक्टर हैं तो आपकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप हॉस्पिटल के ओनर है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक डेजिग्नेटेड आदमी ही अगर हमने कोड रेड में डाला है तो वही सिर्फ कोड रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो तो आपने एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की एक टीम बना दी है, सॉरी ड्रिल की टीम बना दी है, बट एटलीस्ट बेसिक तो सबको पता हो ना, कि किसी को कुछ नहीं पता हो कि कहाँ पे ये क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ हजार्ड्स आइडेंटिफाई करके हमें उनकी ट्रेनिंग देनी है। सपोज मैं आपसे बात करूं किचन के लिए, अब किचन के अंदर कुछ आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, है ना। किचन के अंदर कौन से हजार्ड्स हो सकते हैं, आग लग सकती है, गर्म तेल उसके ऊपर गिर सकता है, किचन का स्टाफ भी डिपार्टमेंट में जा रहा है, इन्फेक्शन वो वहां से भी लेके आ सकता है। तो ऐसे हमने 2-3 उनकी नीड वहां पे हजार्ड आइडेंटिफाई कर लिए, फिर हमने उसकी ट्रेनिंग देनी है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट का हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें ट्रेनिंग देनी है। हीरा को हम इसमें यूज कर सकते हैं। NSI हो गया, निडल स्टिक इंजरीज हो गई, मेडिकेशन एरर्स हो गए, बहुत सारे अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो बहुत लिस्ट हो सकती है। बस इसको इम्प्लीमेंट करके इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक्स या ट्रेनिंग नीड असेसमेंट उसके बाद करनी है। उसके बाद हमें जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने के बाद फिर लास्ट में इवैल्यूएशन, उसी से हमें पता लगेगा कि हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव जा रही है या नहीं जा रही है। नेक्स्ट हमारे बाद हम करते हैं अप्रेजल सिस्टम की। अगर हमारे एम्प्लॉय को यही नहीं पता कि मेरा अप्रेजल होगा या नहीं होगा, मेरी जो जॉब है उसका इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा, अगर उसको कुछ पता ही नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमारे एचआर वालों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडक्शन या बीच में री इंडक्शन भी करते रहते हैं ना, कि हाँ कुछ नई चीज आई है या कुछ नई चीज, हम री इंडक्शन करते रहते हैं, रीट्रेनिंग्स होती रहती हैं। तो जब भी कुछ हो ऐसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट इज मैंडेटरी तो आप उसको अप्रेजल के बारे में बताएं अपने एम्प्लॉइज को कि आपका अप्रेजल इस पैरामीटर्स पे होगा। वो जो पैरामीटर्स होंगे वो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होंगे। ये नहीं है कि जी आपकी 1 साल की जॉब हो गई या 6 महीने की हो गई, हमने आपका अप्रेजल इतना करा है या इतना नेगेटिव हुआ है इस रीजंस पे, नहीं, वो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होगा तो वो बेटर रहेगा। और जनरली यही अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, NABH की काफी सारी चीजें इन्होंने इसमें डाली हुई हैं, तो वो हॉस्पिटल को ओवरऑल और इवन एम्प्लॉय को भी हेल्प करेगा और बेनिफिट रहेगा इस चीज के लिए। उसके बाद हर एक को उसके अंदर पता हो फिक्स क्राइटेरिया किस किस तरीके से होता है, और टाइम टू टाइम हम इसको अप्रेजल जो भी हमारा इसमें शेड्यूल बनता है उस हिसाब से हमें इस चीज को देखना है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर, किस तरीके से एम्प्लॉइज, जैसे हम पेशेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉइज के लिए एम्प्लॉइज को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अपने स्टाफ के साथ भी हो सकती है, अपनी हायर अथॉरिटी के साथ भी हो सकती है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी हो सकती है, पेशेंट के साथ भी हो सकती है, उनके अटेंडेंट के साथ भी हो सकती है। तो किस कंप्लेन में, किस पोजीशन में किसको उसे रिपोर्ट करना है, क्या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या चीजें इसके अंदर होनी है। इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉज भी हैं जो हमने नोट किए हुए आपको बताएंगे, उन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जनरली जितनी भी सारी चीजें हैं उसको आपको रखना है कि नोट करें। आप देख रहे होंगे कि जब ये मैं भी आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे पास भी एक नोट पैड है, मैंने इसमें नोट की हुई है। तो जब तक वो चीज रिटर्न हो जाती है ना तो थोड़ा सा एविडेंस बन जाता है और हेल्प, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर हेल्प रहती है इसके अंदर। तो इन सब चीजों के अंदर हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई ग्रीवेंस हो तो उसे नोट करना है, किसकी ग्रीवेंस थी, कब आई, क्या उसको सॉल्यूशन हुआ, उसकी फिर लास्ट में फीडबैक, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हेल्थ रिकॉर्ड अपने एम्प्लॉइज का,
कंटिन्यूसली मेडिकल चेकअप, जनरली जॉब से पहले प्री हेल्थ चेकअप भी होता है, पोस्ट भी होता है, ज्वाइनिंग से पहले आपको जी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर ज्वाइनिंग उसके बाद टाइम टू टाइम जनरली अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन, उसका हेल्थ चेकअप, ये अगेन हमारे एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मेंटेन करें अपने पूरे डिपार्टमेंट के साथ। हर एक एम्प्लॉय का उसको रिकॉर्ड बनाना है, चाहे वो हाउस कीपिंग वाला हो, उनकी भी अलग से वैक्सीन होंगी, किचन वालों की अलग से वैक्सीन होगी, नर्सिंग की अलग से, इन सब चीज़ों का हमें रिकॉर्ड बनाना होता है। नेक्स्ट है हमारी पर्सनल फाइल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सारे सिर्फ यही समझते हैं जो भी लोग हैं कि जी हमें सिर्फ फाइल मेंटेन करनी है। एचआर का मतलब यही है। एचआर का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले भी बताया है। ऐसे तो एचआर कंप्लीट एक आपने देखा होगा कि एमबीए एचआर फील्ड के अंदर होती है 2 साल। 2 साल सिर्फ हमें यही पढ़ना होता है और आप उसको कहते हो जी ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइल बनानी है। फाइल तो मैं अब बोल के आया हूँ, जो मेरा भी सिर्फ सेकंड लास्ट टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने काफी सारी चीजें बोली है जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पर्सनल फाइल, जो अब हमारा एक इंडिविजुअल आदमी है, हमारा डॉक्टर है, हमारा मैनेजमेंट का स्टाफ है, नर्सेज है, उनकी हमें इंडिविजुअल एक फाइल मेंटेन करनी होती है। अब फाइल के अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट से लेकर आपके अपॉइंटमेंट लेटर हो गए, आपके प्री चेकअप्स हो गए, उनके सर्टिफिकेट्स हो गए, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो भी आपने चेक किया है, पुलिस वेरिफिकेशन कराई है, वो सारे उसके फाइल के पार्ट होंगे, जो एक बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट जो चीज़ है दैट इज क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग। एनएबीएचपी इस चीज़ को बड़ा फोकस करता है। क्रेडेंशियल्स बेसिकली सपोज जिस भी आदमी ने आपके यहाँ पे जॉब में जो अप्लाई किया है, आपको आपके हॉस्पिटल की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके क्रेडेंशियल्स चेक करें और चेक जो भी उसकी कंसर्न अथॉरिटी है वहां से देखें कि वो जो सर्टिफिकेट्स आए हैं दैट इज वैलिड है, लीगल है या नहीं है। आपने जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से जो एलिजिबिलिटी बनी है, ठीक है जी आपके पास स्टाफ का पेपर आ गया है, बट वो एक्चुअली सपोज डॉक्टर है तो उनका एमसीआई रजिस्ट्रेशन आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है। हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं, फेक सर्टिफिकेट सामने आए हैं, न्यूज में भी अब आप देख रहे होंगे कई जगह पे ऐसा हुआ है। तो वो चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये हमारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जनरली करते भी हैं। उनकी प्रीवियस रेफरेंस बैकग्राउंड चेक कराना, उनके सर्टिफिकेट चेक कराना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनती है। सॉरी। और नेक्स्ट है हमारा प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजिंग की हम बात करते हैं। प्रिविलेजेस मींस बेसिकली अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट्स में भी आपको भी मिले होंगे, मुझे भी मिले होंगे, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास काफी सारा स्टाफ होता है, बट कुछ स्टाफ ऐसा होता है जिसके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, स्पेशल अथॉरिटीज होती है। वो अगर कुछ ना हो तो उस लेवल से जाके भी वो काम कर सकता है, तो यही प्रिविलेजेस होते हैं, है ना। डॉक्टर्स के पास भी, एक डॉक्टर है उनके पास जनरली वो देख सकते हैं जी मेरे को यही पेशेंट देखने हैं, बट कुछ एक अलग से डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है ना, उनको अलग से ट्रेनिंग हो रखी है, तो वो प्रिविलेज डॉक्टर है। आप अब वो प्रिविलेज डॉक्टर कैसे बने, वो अगेन एक आपकी प्रिविलेजिंग, अब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। किसी ने कमिटीज भी बनाई हुई है, किसी ने टीम्स बनाई हुई है, तो वो डिफाइन करते हैं कि हाँ इस डॉक्टर के पास या इन स्टाफ के पास ये ट्रेनिंग्स हैं, या हमने इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये वाले पेशेंट हैंडल कर सकते हैं, ये एडवर्स सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो अब हम इनको ये वाले प्रिविलेजेस ग्रांट कर देते हैं। तो अगेन ये बताने का मतलब यही है कि उनकी फाइल के अंदर भी ये डॉक्यूमेंट चला गया, और उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने स्टाफ को भी बताएं कि XYZ स्टाफ को सपोज XY या ABC प्रिविलेजेस ग्रांट कर दिए हैं। उससे थोड़ा सा हेल्प मिलता है हॉस्पिटल को भी, और जनरली एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं हॉस्पिटल के अंदर की अगर हमने देखा होगा जी अच्छा उनको भी प्रिविलेजेस मिले हुए तो मुझे भी चाहिए। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी एक इससे बनने की हेल्प मिलती है, जो थोड़ा सा हमें हॉस्पिटल के लिए और इवन एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा रहता है। अब एक बिल्कुल लास्ट में मैं आपको ये हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। सिर्फ मैं अब आपको 5-7 चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज बता रहा हूँ जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी डिटेल लिस्ट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम टाइम से ऊपर चल रहे हैं, कि जो एटलीस्ट हमारे HR को पता होना चाहिए, बेसिक लॉज जो हर एक HR को इनकी डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसका प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, इसका जो एक्ट है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हमने एक कमेटी भी बनाई हुई है, इसकी कुछ गाइडलाइंस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी इसमें निकाली हुई हैं। उस गाइडलाइंस के बेसिस पे हमें कमेटी भी बनानी होती है, और हमारे डिपार्टमेंट को पूरा पता होना चाहिए, स्पेशली HR को, कि ये एक्ट क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस एक्ट के थ्रू हमें किस तरीके से हमारा रिड्रेसल सिस्टम होगा। ट्रेनिंग के अंदर हम अपने स्टाफ को इंडक्शन के अंदर हम इसके बारे में बता सकते हैं, EPF के बारे में, ESI के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्ट है ये आपके पास पता होना चाहिए, और अगर आपके पास एक्ट की कॉपी होगी तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास रखनी चाहिए आपको ये सारी एक्ट की कॉपी।
और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैटरनल बेनिफिट्स हो गए। अब इसमें क्या है, जनरली आपने देखे होंगे पिछले काफी टाइम से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स करती रहती है, लास्ट में भी अभी कुछ अमेंडमेंट आई है मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर। तो अगेन कंसर्न जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं आपको उसमें अपडेट करना है, और अपने हॉस्पिटल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको उन चीज़ों को इंप्लीमेंट जनरली करते ही होंगे, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है किस तरीके से कंपनसेशन होगा, गवर्नमेंट क्या कहती है, लॉ क्या कहता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, डिस्प्यूट्स बहुत जगह होते हैं, आपने देखे होंगे, dispute between employee and employee, disputes between employer and employer, disputes between employer and employee जनरली होते हैं, तो उस चीज के अंदर क्या करना है ना, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे एचआर को, हमारे डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शॉप एंड फैक्ट्रीज एक्ट, इसके बारे में नॉलेज अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चाइल्ड लेबर की रेगुलेशंस, ये हम सोच रहे होंगे कि चाइल्ड लेबर हॉस्पिटल में क्यों, हमने देखा है बहुत जगह ऐसे देखा है चाइल्ड लेबर होता है, कैंटीन के अंदर देखे है ना, तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इनकी जो रेगुलेशंस हैं, जो इसके नॉर्म्स हैं, हमें फुलफिल करने हैं, हमें वो पता होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के, इंडियन मेडिकल काउंसिल के, अब तो एनएमसी आ गया है, तो ये सारी चीज़ों के एटलीस्ट बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमें इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी सब के साथ मैं अब इस जो हमारा जो छोटा सा ट्रेनिंग मॉड्यूल था इसको खत्म करूंगा, और अगर आप चाहते हैं हम इसको कंटिन्यू करते रहें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। जो भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स हैं, अभी हमने वैसे पूरा प्लान किया हुआ है, नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि अगेन आप एक क्लिनिकल एक मैनेजरियल इस तरीके से टॉपिक्स बनाएं और ट्रेनिंग के अंदर हम इसको कंसिडर करें। जय हिंद, थैंक यू।